हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वैसे मेरी कोशिश यही रहती है कि आपके लिए सारी क्लासेस वेस्ट हों, कम टाइम में ही इनको कवर करें, क्योंकि मोस्टली जैसे जो कोई भी स्टूडेंट होता है उसके लिए मेन प्रॉब्लम होती है टाइम की, कि कम टाइम में ज़्यादा मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो जो जैसे मिस्टेक्स आ रही हैं या मान लिया आपको टाइम प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं सेटिंग में जाके, तब भी आप इसको जल्दी कवर कर सकते हैं। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़ा कम स्पीड में पढ़ने से याद होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको डबल, जैसे मेरा रहता है, जब मुझे कोई वीडियो देखना होता है तो उसको मैं दोगुनी स्पीड कर लेती हूँ, यानी दोगुनी स्पीड करके उस वीडियो को अगर 30 मिनट का है 15 मिनट में करके समाप्त कर देती है। ऐसा आप भी कर सकते हैं अगर आपको टाइम सेव करना है, क्योंकि यहाँ पर सभी स्टूडेंट को लेकर साथ चलना है। जैसे किसी आप हर स्टूडेंट की पढ़ने की जो कैपेसिटी होती है अलग अलग होती है, उसी को ध्यान में रखते हुए बीच की स्पीड को रखना सही रहता है। क्योंकि आप जैसे जो स्पीड है अगर तेज़ कर दी तो वो जो बच्चा धीरे धीरे पढ़ रहा है उसके लिए धीमी स्पीड लाना फिर मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी चीज़ है, हाई स्पीड भी अच्छी रहती है, लेकिन जैसे एक मिडिल अगर स्पीड रहेगी तो ज़्यादा सही रहेगा। और जैसे वैसे आपको जो उचित लगे, अगर धीमे चाहिए तो आप सेटिंग में जाकर धीरे भी कर सकते हैं, और हाई चाहिए यानी 2 गुनी स्पीड चाहिए, 1.5 गुना चाहिए तो आप सेटिंग बॉक्स में जाकर इसको चेंज कर सकते हैं कितनी स्पीड में आपको वीडियो देखना है। दूसरा ये कि जैसे गवर्नमेंट टैब से जब आप कोई वीडियोज़ बनाते हैं तो उसमें आप जो टाइमिंग है उसको थोड़ा कम को मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि कभी हैंग होता है, कभी कोई समस्या होती है, टाइम पर वीडियोज़ नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए जैसे जो मेरे पास संसाधन है उन संसाधनों में ही आपको जो सुविधाएं मिल पा रही हैं उसका पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है कि उसमें आपके लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें लाई जाएं, और आपका सिलेक्शन हमारे सहयोग से भी हो, और आपकी खुद की मेहनत इसमें ज़्यादा मैटर करती है। हम लोग तो केवल आपको जैसे ये रहता है गाइडेंस की तरह कि इधर उधर भटका हो आपके साथ ना हो। जैसे हम लोगों के साथ पहले होता था कि कुछ नहीं पता है, कहीं ये किताब लेना कहीं वो किताब लेना, तो आपको ये सब नहीं करना है। आपको सिर्फ डायरेक्शन में रहकर ही पढ़ना है, इसके आगे आपकी मर्ज़ी, जैसे आपको पढ़ना हो, और बेटर गाइडेंस ही सक्सेस में मैटर करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मुख्य परीक्षा 2016 सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र। तो इसमें पहले हम किसके प्रश्नों को देखेंगे? इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे। आज हम जो हमने पूरा सेक्शन लिया है किसका लिया है? इतिहास का लिया है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन किससे संबंधित है? प्राचीन इतिहास। किससे संबंधित है? प्राचीन इतिहास। और पहला, और आपसे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए, और जो कमी है उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, क्योंकि आप जो फीडबैक देंगे उसी के आधार पर वीडियोस में इम्प्रूवमेंट होगा। आप जब कमेंट बॉक्स में कोई फीडबैक भी नहीं देते हैं कि कैसा है या क्या सुधार करना है, तो फिर वहाँ पर सुधार होने की संभावना थोड़ी कम हो जाती हैं। और चैनल को जितना आप सब्सक्राइब करवाएं, मतलब शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही आपका भी फ़ायदा होगा। और दूसरा है, हमको भी सपोर्ट जब मिलेगा तो हम भी सोचेंगे कि हाँ, हम अपने टाइम को इसमें इन्वेस्ट करें। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? प्रागैतिहासिक काल का नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन ए यानी असर्शन ए, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। कारण आर क्या है? जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। अगर आपने प्राचीन इतिहास की जो क्लास चल रही है, थोड़ी ज़्यादा स्पीड में नहीं चल रही है, धीरे धीरे थोड़ी चल रही है, तो आप उसमें ये वाला क्वेश्चन आपको करवाया था, आप चाहे ध्यान करिए अगर याद आ रहा हो, कि अभिकथन ए क्या बोल रहा है? विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। दूसरा कारण था कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर बिल्कुल क्लियर पता होगा कि इसमें ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या है, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला इसका एक्सप्लेनेशन क्या है?
कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने कौन सा क्षेत्र चल रहा है यहाँ पर, विंध्य क्षेत्र। और किस काल के, पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल। यहाँ पर आप इंग्लिश में देख लीजिए, नूतन भूतल काल अगर दिया हो किसको बोलते हैं, प्लीस्टोसीन पीरियड, क्योंकि प्लीस्टोसीन पीरियड कभी कभी उसमें हिंदी में भी आता है प्लीस्टोसीन पीरियड। तो प्लीस्टोसीन पीरियड को शुद्ध हिंदी में क्या बुलाते हैं, नूतन भूतल काल बुलाते हैं, लेकिन इंग्लिश में भी ध्यान रखिएगा प्लीस्टोसीन पीरियड बुलाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण काल में शुष्कता का चरण था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, टॉपिक पहले को रिलेट कर लीजिए कि टॉपिक क्या है, बौद्ध, जैन, भागवत एवं शैव धर्म। तो क्वेश्चन दूसरा है, निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। क्या करना है, सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। पहला दिया है अभिनंदन, दूसरा है विमलनाथ, तीसरा है मुनि सुव्रतनाथ, चौथा है पदम प्रभु। कौन है, पदम प्रभु। इनको क्या करना है, क्रम में लगाना है। तो जब हम अभिनंदन नाथ को देखेंगे किस क्रम में आएंगे, चौथे क्रम में। अभिनंदन नाथ किस नंबर पे आ रहे हैं, चौथे पे। अभिनंदन नाथ चौथे नंबर पर, विमलनाथ आ रहे हैं 13 नंबर पर। विमलनाथ किस नंबर पे आ रहे हैं, 13 नंबर पे। और मुनि सुव्रतनाथ किस नंबर पे आ रहे हैं, 20 नंबर पर। पदम प्रभु आपको पता होगा 6ठे नंबर पर आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जब हमने अगर 24 तीर्थंकर पढ़ रखा हुआ तभी हमें ये पता होगा कि हम यहाँ पर किस क्रम में किसको लगाएंगे। जैसे अभिनंदन नाथ हम देख रहे हैं, ये यहाँ पर देखिए चौथे नंबर पर है। कितने नंबर पर, चौथे नंबर पर। और वहीं विमलनाथ है 13वें नंबर पर, 13वें नंबर पर दिए गए हैं। और मुनि सुव्रतनाथ देखिए 20वें नंबर पर, और पदम प्रभु 6ठे नंबर पर हैं। तो यहाँ पर हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। ये 24 जैन तीर्थंकर हैं। और पहला है ऋषभनाथ। पहला जो क्रम है किसका है, ऋषभनाथ का, जिनको हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। दूसरे अजितनाथ हैं, तीसरे संभवनाथ, चौथे अभिनंदन नाथ, 5वें सुमतिनाथ, 6ठे पदम प्रभु। यहाँ पर पदम प्रभा लिखा, ये गलत है। 7वां है सुपार्श्वनाथ, 8वें है चंद्र प्रभु, 9वें है पुष्पदंत, 10वें है शीतलनाथ, और 11वें है श्रेयांशनाथ, 12 है वासुपूज्य, 13 नंबर पर विमलनाथ, 14 नंबर पर अनंतनाथ, 15 नंबर पर धर्मनाथ, 16 नंबर पे शांतिनाथ, 17 पे कुंथुनाथ, और 18 पे अरनाथ, 19 नंबर पर मल्लीनाथ, 20 नंबर पे मुनि सुव्रतनाथ, 21 पे नमीनाथ, और 22 नंबर पे नेमिनाथ है, 23 नंबर पे पार्श्वनाथ, 24 नंबर पे महावीर स्वामी। तो ये जब यहाँ पर जैन तीर्थंकरों वाला चैप्टर आएगा इतिहास में, तब इसको आपको अच्छे से याद करवा देंगे कि पहले नंबर पे कौन है, 1 से लेकर 24 तक कौन क्या क्रम में है। तो इसको रिवीजन कर लीजिए। ऋषभनाथ आदिनाथ, अजितनाथ दूसरे नंबर पे, तीसरे पे संभवनाथ, चौथे पे अभिनंदन नाथ, 5वें पे सुमतिनाथ, 6ठे पे पदम प्रभु, 7वें पे शाह है तो शाह से सुपार्श्वनाथ आप याद कर सकते हैं, 8 पे चंद्र प्रभु, और 9 पे पुष्पदंत, 10 पे शीतलनाथ, 11 पे श्रेयांशनाथ, 12 पे वासुपूज्य, 13 पे विमलनाथ, 14 पे अनंतनाथ, 15 पर धर्मनाथ, 16 पर शांतिनाथ, 17 पर कुंथुनाथ, 18 अरनाथ, 19 मल्लीनाथ, 20 मुनि सुव्रतनाथ, 21 नमीनाथ, 22 नेमिनाथ, 23 पार्श्वनाथ। यहाँ पर मिस्टेक लग रही है, ये आपको बाद में कमेंट बॉक्स में बता देंगे क्या मिस्टेक है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। क्या पूछा, कौन सा एक सही सुमेलित। ये महाजनपद दिए गए और उनकी राजधानी, जैसे कंबोज है तो कंबोज, राजपुर हाटक, अशमक पोतन पाटिल, सूरसेन कौशाम्बी, और कौशल श्रावस्ती। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है, सी सही नहीं है। कंबोज की राजधानी क्या, राजपुर हाटक, अशमक की पोतन पाटिल, सूरसेन कौशाम्बी, कौशल श्रावस्ती। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर देखिए इधर, महाजनपद दिए गए उनकी राजधानी क्या है। तो यहाँ पर क्या, जैसे काशी है, काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, अंक की राजधानी क्या है, चंपा है, मगध की गिरिब्रज राजगृह है, बज्जी की विधेय एवं मिथिला है, मल्ल की कुशीनारा पावा है, चेदी की सुक्तमती है, वत्स की कौशाम्बी, कुरु की इंद्रप्रस्थ है, पांचाल। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या है, अहिछत्र, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या होगी, काम्पिल। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर, सूरसेन
महाजनपद की राजधानी क्या है? मथुरा है। और अशमक की पोतन या पोटली है। गांधार की तक्षशिला। कंबोज की राजपुर अथवा हाटक। अवंतिका उत्तरी अवंतिका उज्जैनी। और दक्षिणी अवंती की कौन सी है? महिष्मती है। दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या है? महिष्मती। इसको याद रखना, दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या है? महिष्मती है। और इसको एक बार मैप में देख लीजिए। अगला महाजनपद हैं जिनका विवरण हमें कहाँ पर बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र में मिलता है। तो यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि पहला कौन सा है? गांधार। इसको देखिए मैप में, ये गांधार तक्षशिला, इसके रावलपिंडी एवं पेशावर में फैला हुआ। दूसरा कंबोज की राजधानी अभी हमने हाटक पढ़ी थी, राजौरी और हजारा क्षेत्र में। सूरसेन मथुरा, वहाँ पर यही गलत था। और पांचाल की अहिछत्र काम्पिल्य, तो उत्तरी पांचाल की अहिछत्र, दक्षिणी पांचाल की राजधानी आपको बताई थी काम्पिल्य। और ये कहाँ पर? बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद में। फिर अगला तीसरा है कौशल श्रावस्ती और मल्ल की कुशावती। देवरिया बस्ती गोरखपुर जिले में फैला है। काशी का वाराणसी आपको याद ही होगा। बज्जी का वैशाली विदेह मिथिला, वैशाली विदेह मिथिला। और ये मुजफ्फरपुर दरभंगा बिहार में फैला है। अंग की राजधानी क्या है? चंपा है। भागलपुर मुंगेर क्षेत्र में। मगध की राजधानी राजगृह पटना क्षेत्र में। बस की कौशाम्बी इलाहाबाद क्षेत्र में। चेदी सुक्तमती बुंदेलखंड यूपी में है। चेदी सुक्तमती या शक्तिमती बुंदेलखंड यूपी में। अवंती कहाँ पर है? उज्जैन, इसकी राजधानी महिष्मती। और अशमक पोटली या पोतन गोदावरी नदी क्षेत्र में स्थित है। और मत्स्य विराटनगर जयपुर अलवर भरतपुर क्षेत्र में फैला है। कुरु इंद्रप्रस्थ दिल्ली मेरठ हरियाणा। अगला क्वेश्चन क्या है? और आज का जो क्वेश्चन रहेगा कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है कि उत्तर प्रदेश में जो 8 महाजनपद स्थित हैं कौन कौन से स्थित है। 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक की राजनीतिक सामाजिक स्थिति से संबंधित है। क्या है? 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक की राजनीतिक सामाजिक स्थिति से संबंधित है। चौथा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? तो किसने भेजा था? चालुक्य राजा कुमारपाल ने भेजा था। चालुक्य राजा कुमारपाल एक जैन अनुयायी शासक था, अहिंसा का प्रबल समर्थक था। जैन आचार्य हेमचंद्र उसके दरबारी थे। तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है कि हेमचंद्र किसके दरबारी थे? तो चालुक्य वंशी शासक क्या था? कुमारपाल के। तो उससे हम ये भी कनेक्ट कर सकते हैं ये किस धर्म का फॉलोअर था? तो जैन अनुयायी था। और कुमारपाल ने अपने साम्राज्य में पशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंधित करने के लिए उसने अपने मंत्रियों का एक दल कहाँ भेजा था? काशी भेजा था। कुमारपाल ने काशी एक मंत्रियों का दल भेजा था, वो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन विविध से संबंधित है। किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा? तो ये भेजा था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम एक पल्लव वंशी शासक था। इसने 642 में सिंघल द्वीप के विरुद्ध 2 समुद्री अभियान भेजे थे। इसको रिपीट कर लीजिए। नरसिंह वर्मन प्रथम एक पल्लव वंशी शासक था। इसने 642 ईस्वी में सिंघल द्वीप के विरुद्ध 2 समुद्री अभियान भेजा था। क्वेश्चन नंबर 6 मध्यकालीन इतिहास से संबंधित है। 6 में जो चैप्टर क्या है? मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन क्या है? 6 शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान 1500 विजय अभियान 1545 ईस्वी में, कब ईयर भी याद रखना है, 1545 में कालिंजर के विरुद्ध था। तो राइट आंसर क्या होगा? कालिंजर। और इसी अभियान के दौरान एक बम गोला फटने से उसकी मृत्यु हो गई। कन्नौज का युद्ध 1540 में शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ, जिसमें शेरशाह विजयी रहा। तो इसमें क्या क्या फैक्ट याद रखना है कि शेरशाह सूरी का अंतिम विजय अभियान 1545 में कालिंजर के विरुद्ध था। इसी अभियान के दौरान एक बम गोला फटने से उसकी मृत्यु हो गई। कन्नौज का युद्ध 1540 में शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ, जिसमें शेरशाह विजयी रहा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कन्नौज का युद्ध, चौसा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, खानवा का युद्ध। तो हमें इसमें क्या ध्यान रखना है कि क्रम, जब हम ईयर क्लियर, जैसे हमें ईयर क्लियर याद होंगे तो हम बता सकते हैं कि कौन किस क्रम में जाएगा। जैसे कन्नौज का युद्ध अभी पीछे बताया था 1540 में किसके बीच हुआ? हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ। तो फिर बताया चौसा का युद्ध 1539 हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य। तालीकोटा का युद्ध 1565 में बहमनी व विजयनगर के मध्य हुआ।
खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ। फिर से रिवाइज कर लीजिए। कन्नौज युद्ध कब हुआ है? 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ है। चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य। तालीकोटा का युद्ध 1565 में बहमनी व विजयनगर के मध्य। खानवा का युद्ध 1527 बाबर और राणा सांगा के मध्य। अगला क्वेश्चन मराठा वंश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन, दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन ए क्या है? मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशशक्ति के रूप में उभरे। दूसरा कारण क्या है? कारण क्या है कि मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। ये मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। एक्सप्लेनेशन क्या है देख लीजिए एक बार। जो व्याख्या है, व्याख्या में जो आगे पेपर आते हैं उसमें काम आती है। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात मराठा सबसे शक्तिशाली देशशक्ति के रूप में उभरे, अतः कथन ए सत्य है। दूसरा, मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी, अतः कारण आर भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 9, ये जनरल क्वेश्चन नहीं है, मतलब टफ क्वेश्चंस में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे पहला है कि जो पहली घटना क्या है? चाकन के किले पर विजय। दूसरी, अफजल खां का प्रकरण। तीसरा है मुगलों से मतभेद का प्रारंभ। चौथा है सूरत पर आक्रमण तथा लूटना। तो यहाँ पर हम जब देखेंगे कि चाकन के किले पर विजय कब मिली, चाकन के शिवाजी ने 1656 तक चाकन, पुरंदर व सूपा पर विजय प्राप्त कर ली थी। शिवाजी ने कब? 1656 तक चाकन, पुरंदर व सूपा, यहाँ पर 3 क्षेत्र दिए हैं, चाकन, पुरंदर व सूपा पर विजय प्राप्त कर ली थी। 1657 में पहली बार उनका मुगलों से मतभेद हुआ। और पहली बार मुगलों से मतभेद कब हुआ? यहाँ पर आप सीधे ऐसे नोट कर सकते हैं कि मुगलों से मतभेद प्रारंभ हुआ 1657 में। चाकन, पुरंदर व सूपा के किले पर विजय कब प्राप्त की थी? 1656 में प्राप्त की थी। और अफजल खां का प्रकरण कब हुआ था? तो अफजल खां का प्रकरण हुआ था 1659 में। कब हुआ है? 1659 में हुआ था। शिवाजी ने 1664 में सूरत शहर पर आक्रमण कर उसे लौटा था। तो यहाँ पर शिवाजी ने 1664 में सूरत शहर पर आक्रमण कर उसे लूटा था। तो यहाँ पर जैसे चाकन के किले पर विजय कब प्राप्त की थी? 1656 में। अफजल खां का प्रकरण कब हुआ था? 1659 में। मुगलों से मतभेद का प्रारंभ कब हुआ? 1657 में। सूरत पर आक्रमण तथा लूटना 1664 में। तो जब हम क्रम में लगाएंगे, सबसे पहले क्या आएगा? चाकन के किले पर विजय। फिर तीसरे नंबर पर आएगा मुगलों से मतभेद का प्रारंभ 1657। और तीसरे नंबर पे फिर दूसरे नंबर का जो है अफजल खां का प्रकरण तीसरे स्थान पर आएगा। और फिर सबसे लास्ट में क्या आएगा? सूरत पर आक्रमण तथा लूटना 1664। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी? क्या पूछा है? कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी? तो छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्राएं थी। एक तो लारी, टका, जिसको सरफी टका, रुका। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कौन कौन सी, लारी, टका, रुका। और क्या पूछा है? रजत मुद्रा नहीं थी, यानी सिल्वर कॉइन करेंसी बता रहा है। तो छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्राएं लारी, टका, सरफी टका, रुका। मराठा साम्राज्य में प्रचलित अन्य मुद्राएं कौन कौन सी थीं? देखने में इजी है लेकिन आप कर नहीं पाएंगे इसको अगर आपने सही से नहीं पढ़ा है। फनम, चक्रम, पादशाही होड़, निशानी होड़। क्या है? फनम, चक्रम, पादशाही होड़, निशानी होड़। तिरका, पैसा, दाम। तिरका, पैसा, दाम। तो इसको आप रिवाइज कर लीजिए कि जैसे जब रजत मुद्राओं की बात करेंगे तो रजत मुद्राएं कौन कौन सी थी? एक लारी, क्या था? लारी। दूसरी टका, तीसरी रुका। और चौथी जो अन्य मुद्राओं की जब बात करेंगे तो फनम, चक्रम, पादशाही होड़, निशानी होड़, तिरका, पैसा, दाम। क्वेश्चन नंबर 11 बीवी से संबंधित है। कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन का वास्तविक नाम क्या था? तो कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन का वास्तविक नाम शाही खां था। क्या था? शाही खां।
कश्मीर का शासक जैनुल आबदीन का वास्तविक नाम शाही खां था। जनता उसे बुढ़ शाह की उपाधि दी थी। जनता ने उसे किसकी उपाधि दी? बुढ़ शाह की। उदार नीतियों के कारण इसे कश्मीर का अकबर तथा मूल्य नियंत्रण के कारण कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता है। इसने राजतरंगिणी और महाभारत का फारसी में भी अनुवाद कराया था। कश्मीर के बुलर झील में जैनालंका नामक द्वीप का निर्माण करवाया तथा शिकायतनामा ग्रंथ की रचना की। तो इसमें आपको रिवीजन किस लाइन का करना है, ये तो आपको पता ही होगा कि इसका नाम क्या था? शाही खां था। उसे बुढ़ शाह की उपाधि जनता ने दी। उदार नीतियों के कारण कश्मीर का अकबर, मूल्य नियंत्रण के कारण कश्मीर का अलाउद्दीन, और इसने राजतरंगिणी और महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद कराया। कश्मीर के बुलर झील में कौन सा द्वीप है? जैनालंका नामक द्वीप का निर्माण कराया। और शिकायतनामा, ये नहीं याद रहेगा, शिकायतनामा ग्रंथ की रचना किसने की? तो यहाँ पर जैनुल आबदीन ने। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो ये था हकीम खान सूर। कौन है? हकीम खान सूर। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। कब हुआ है? 1576 ईस्वी में मुगल सेना तथा महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। इसमें मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? मान सिंह। मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? मान सिंह कर रहा है। जबकि राणा प्रताप की सेना का नेतृत्व हकीम खां सूर नामक एक अफगान कर रहा था। रिवाइज कर लीजिए। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी मुगल सेना तथा महाराणा प्रताप के मध्य हुआ। इसमें मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? मान सिंह कर रहा था। मान सिंह कर रहा है। जबकि राणा प्रताप की सेना का नेतृत्व हकीम खां सूर नामक एक अफगान कर रहा था। अगला क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है। वह टॉपिक क्या है इसका? मुगल साम्राज्य का विघटन एवं यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ। क्या है? मुगल साम्राज्य का विघटन एवं यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला कथन क्या है? यह घटना क्या है? सिक्किम का विलय। दूसरा झांसी का विलय। तीसरा पंजाब का विलय। चौथा बर्मा का विलय। तो सिक्किम का विलय कब हुआ था? अगर आपने लूसेंट भी पढ़ी होगी तो अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सिक्किम का विलय आपने पढ़ा होगा कि 1850 में हुआ। कब हुआ? 1850 में। झांसी का विलय सबको पता होगा कि 1853 में हुआ था। पंजाब का विलय कब हुआ? 1849 में हुआ था। और बर्मा का विलय कब हुआ? 1852 में। बर्मा का विलय कब हुआ? 1852 में। तो यहाँ पर जब क्रम में लगाएंगे तो जैसे यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा? सिक्किम का सबसे पहले आएगा पंजाब का विलय 1849, पंजाब का विलय। फिर उसके बाद है सिक्किम का विलय 1850 में। फिर बर्मा का विलय 1852 में। झांसी का विलय 1853। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 संबंधित है सामाजिक सांस्कृतिक जनजागृति, निम्न जाति मजदूर संघ, किसान आंदोलन एवं अन्य आंदोलन। सामाजिक सांस्कृतिक जनजागृति, निम्न जाति मजदूर संघ, किसान आंदोलन एवं अन्य आंदोलन। तो 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें विद्रोह आंदोलन को वर्ष से मैच करना है। तेभागा आंदोलन 1859 से 60, मोपला विद्रोह 1879 से 80, पावना किसान विद्रोह 1921, बंगाल नील विद्रोह 1946 से 47। तो इसको सही से जब मिलाएंगे तो तेभागा आंदोलन कब होगा? तेभागा आंदोलन 1946 से 47। तेभागा आंदोलन कब हो रहा है? 1946 से 47। और मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो केरल के मालाबार तट में 1921 में हुआ था। पावना किसान विद्रोह कब हुआ है? 1879 से 80 में हुआ है। बंगाल नील विद्रोह 1859 से 60। यहाँ पर चारों हम क्लिक कर सकते हैं। तेभागा आंदोलन 1946 से 47, मोपला विद्रोह 1921, पावना किसान विद्रोह 1879 से 80, बंगाल नील विद्रोह 1859 से 60। चाहे एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं आप इसको कि तेभागा आंदोलन कब हुआ था? तो तेभागा आंदोलन 1946 से 47, मोपला विद्रोह 1921 में, पावना किसान विद्रोह 1879 से 80, बंगाल नील विद्रोह 1859 से 60। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो यह कब हुई है? 1875 में। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, जो वर्तमान समय में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1875 में की थी। इस कॉलेज के प्रथम चांसलर कौन थे? थियोडोर मेनन थे। कौन थे? थियोडोर मेनन थे। फिर से रिपीट कर लीजिए कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना कब हुई? 1875 में हुई थी। और वर्तमान समय में इसका नाम क्या है? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1875 में की। इस कॉलेज के प्रथम चांसलर कौन थे? थियोडोर
मेनन थे। क्वेश्चन नंबर 16 किससे संबंधित है? प्रमुख संस्थाएं, संधियां, आयोग। इससे आप ये क्लियर कर सकते हैं आपको कौन सा टॉपिक ज़्यादा ध्यान में रखना है। जैसे प्रमुख संस्थाएं, संधियां, आयोग, अधिनियम आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? क्या पूछा है? सही सुमेलित नहीं है। घटना अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1926, पहला है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1926, दूसरा है अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन 1918 और तीसरा है बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1908 और चौथा है द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887। तो यहाँ पर जब हम चारों विकल्प को देख रहे हैं तो कोई भी सही से मतलब केवल चौथे वाले को छोड़कर कोई भी मैच नहीं कर रहा है। जैसे अखिल भारतीय महिला संघ सम्मेलन कब हुआ है? 1927 में। अखिल भारतीय महिला संघ सम्मेलन कब हो रहा है? 1927 में। अखिल भारतीय डिप्रेस क्लास संगठन 1925 में। बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1903 में। द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस कब हुई? 1887 में। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन का संस्थापक था? तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन का संस्थापक था? तो ये थे राजा शिव प्रसाद। यूनाइटेड इंडियन, पहले तो संगठन का नाम आपको बिल्कुल माइंड में क्लिक करना है। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया। इसमें इनका सहयोग बनारस के राजा शिव प्रसाद ने किए थे। अगला क्वेश्चन क्या है? लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में किसे चुना गया था? तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? हु ऑफ द फॉलोइंग ऑल इंडिया, इसका इंग्लिश में ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस। तो लखनऊ में स्थापित हुई थी ऑल इंडिया किसान कांग्रेस या अखिल भारतीय किसान कांग्रेस? क्या पूछ रहा है? महासचिव यानी सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी कौन था इसका, ये पूछा गया है। तो इसके जनरल सेक्रेटरी का नाम आपने अगर पढ़ा होगा आपको पता होगा। क्या है जनरल सेक्रेटरी का नाम? एन.जी. रंगा। क्या नाम है? एन.जी. रंगा। तो 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? लखनऊ में हुई थी। और कब हुई है? 11 अप्रैल 1936 को। कब हुई है? 11 अप्रैल 1936 को। जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। एन.जी. रंगा को इसका महासचिव बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं से संबंधित है। तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जैसे यहाँ पर है संपादक, लेखक, अखबार, पत्रिका और पुस्तक। तो अरविंदो घोष, वंदे मातरम सही है। गोपाल कृष्ण गोखले, सत्याग्रह नहीं होगा, इसके सत्याग्रह के गलत है। और एनी बेसेंट पता ही होगा, न्यू इंडिया से संबंधित है। महात्मा गांधी यंग इंडिया से। तो यहाँ पर जब हम मैच कर रहे हैं, जैसे अरविंद घोष किससे संबंधित है? वंदे मातरम, गोपाल कृष्ण गोखले सुधारक, एनी बेसेंट न्यू इंडिया, महात्मा गांधी यंग इंडिया। महात्मा गांधी किससे संबंधित हैं? यंग इंडिया से। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? स्वतंत्रता संग्राम एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता से क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगर्ट की हत्या का प्रयास किया था? तो यहाँ पर क्या पूछा गया? किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता से क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगर्ट की हत्या का प्रयास किया था? तो ये किसने किया था? गोपीनाथ साहा ने किया। किसने किया? गोपीनाथ साहा। गोपीनाथ साहा एक बंगाली युवक क्रांतिकारी थे। कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगर्ट के बढ़ते अत्याचार से क्षुब्ध होकर उन्होंने इनकी हत्या करने का प्रयास किया था, लेकिन वह बच गया। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी। दूसरा क्या है? मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के.एम. मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। सही से इसको ध्यान में देखिए, किस आंदोलन की बात हो रही है? सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कर रहे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी। तो इसमें कथन पहला क्या है? गलत है।
दूसरा सही है, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के एम मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। तो इसको एक बार रिवीजन में रख लीजिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1923 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में साबरमती आश्रम गुजरात से हुई। गांधी जी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। अतः कथन पहला असत्य हो गया। मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, के एम मुंशी को भी नमक कानून तोड़ने पर सरकार द्वारा सजा दी गई। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला क्या है? दांडी यात्रा। दूसरा पूना समझौता। तीसरा क्या है? सांप्रदायिक घोषणा। चौथा गांधी इरविन समझौता। तो दांडी यात्रा कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को हुई थी। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और सांप्रदायिक घोषणा कब हुई है? 16 अगस्त 1932 को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। तो इसको एक बार फिर से आप क्लिक कर लीजिए कि दांडी यात्रा कब हो रही है? 12 मार्च 1930 को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। सांप्रदायिक घोषणा 16 अगस्त 1932 को। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को। अब क्वेश्चन में आपको क्या टास्क रखना है कि जो पूना समझौता हुआ था उसमें क्या क्या समझौते हुए थे ये आपको बताने हैं। कलम भूगोल से संबंधित सारे प्रश्नों को देखें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए, क्योंकि जितना आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे उतना ही चैनल में सुधार होगा। और दूसरा है कि आपके टाइम का भी अच्छे से ध्यान रखा जाएगा कि आपको कम टाइम में बेहतर चीज़ें मिलें। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।